बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू IT अकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 जो कि है नेटवर्क डिज़ाइनिंग मेथड PPDIOO का पार्ट 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में PPDIOO के पहले दो फेजेस जो कि प्रिपेयर और प्लान फेज उसको डिस्कस किया था और उनमें देखा था कि उनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इस लेक्चर में हम अपने बाकी 4 फेजेस जो कि हैं डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंट फेज, ऑपरेट फेज और ऑप्टिमाइज फेज उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ऑल्सो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि आपको एक और चीज़ जो है वो दिखाई जाए, मेंशन की जाए, एंड दैट्स कॉल्ड नेटवर्क हेल्थ चेकलिस्ट। नेटवर्क हेल्थ चेकलिस्ट क्या है? इस हेल्थ चेकलिस्ट को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो नेटवर्क है वो एक ऑप्टिमम लेवल, एक नॉर्मल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए किसी भी नेटवर्क डिज़ाइनर को ये हेल्थ चेकलिस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो ऑडिटिंग करता है, चाहे वो नेटवर्क डिज़ाइनिंग के पहले फेज में हो या कोई भी जब नेटवर्क डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद जब वो रिजल्ट्स देखता है कि भाई क्या अभी ये नेटवर्क जो हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या ये नॉर्मल है, क्या इसमें कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं कर दी है, तो भी हम इसी चेकलिस्ट से गो थ्रू करके देखते हैं कि नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं कि इस चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है Ethernet segment should not feature a sustained utilization of 40% and higher। मीन्स कि हमारा जो ईथरनेट सेगमेंट है, जो लैन सेगमेंट है, उसकी जो लिंक की यूटिलाइजेशन, सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन जो है वो 40% या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात मेंशन करूँ कि मैंने सिर्फ यूटिलाइजेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने कहा सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन। तो देखते हैं कि सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन क्या चीज़ है। अगर मैं किसी भी लिंक की जो यूटिलाइजेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, एक उसका ग्राफ हम अगर बनाएं, तो लेट्स से यहाँ पर है जी टाइम, फिर वी हैव परसेंटेज। तो किसी भी लिंक की जो नॉर्मल यूटिलाइजेशन होगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। कुछ इस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन रहेगी। कभी जब डेटा बहुत ज़्यादा पास हो रहा होगा तो वो ऊपर जाएगी, डेटा कम पास हो रहा होगा तो वो नीचे जाएगी। जो सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन है, लेट्स यूज अनदर इंक, लेट्स यूज ब्लू, लेट्स सी कि ये जो है वो 40% मार्क है। तो सस्टेन यूटिलाइजेशन का मतलब है कि लिंक की यूटिलाइजेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो किसी भी एक वक्त पर 40% या उससे ज्यादा ही रहेगी, 40% से कम नहीं आएगी। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन। तो किसी भी ईथरनेट सेगमेंट की जो सस्टेन यूटिलाइजेशन है वो 40% या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी भी रीज़न से 40% जो उससे ज़्यादा है तो फिर हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई उसकी रीज़न क्या है, क्यों वो 40% और उससे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कंजेशन हो रही है, क्या लिंक प्रॉपरली कन्फिगर नहीं किया गया, क्या इस लिंक को अपग्रेड की ज़रूरत है या नहीं। सेकेंड नंबर पर है हमारे पास नो व्हेन लिंक्स शुड फीचर अ सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन ऑफ 70% एंड हायर। अब यही चीज़ वैन लिंक्स के लिए उसकी जो सस्टेन यूटिलाइजेशन है वो 70% और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इतना डिफरेंस क्यों, लैन के लिए 40% और वैन के लिए 70%? ये इसलिए कि वैन की जो नॉर्मल हमारे पास बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लैन। वैन की हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ 2 MB का लिंक हो सकता है, उनके पास 4 MB का लिंक हो, they could have only 10 MB link, 50 MB लिंक। जबकि लैन हमारे पास फास्ट इथरनेट 100 MB, 1 GB, 10 GB, इवन 40 GB हमारे पास लैन जो है वो अवेलेबल है। तो कंपैरेटिवली जो वैन का जो बैंडविड्थ होती है वो लैन से बहुत कम होती है, इसलिए उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा रहती है। नंबर 3,
the WAN response time is generally less than 100 milliseconds. So let's say we have two locations here. Let's say we have one location as Lahore, WAN कनेक्शन है उनके बीच, और दूसरी लोकेशन है कराची। तो जो डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम लाहौर टू कराची, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसका जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 100 मिली सेकेंड होना चाहिए। तो लेट्स से अगर हम एक पिंग भी करते हैं फ्रॉम लाहौर टू कराची, अगर उस पिंग का जो रिस्पांस है वो लेस देन 100 मिली सेकेंड है, तो दैट मीन्स कि हमारा वैन लिंक जो है वो नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है। ऑल्सो हमारे नेटवर्क में जो वॉइस की ट्रैफिक है, अब वॉइस की ट्रैफिक इज वेरी वेरी डिले सेंसिटिव। अगर वॉइस की ट्रैफिक को डिले मिलेगा मोर देन 100 टू 150 मिली सेकेंड, तो वॉइस की ट्रैफिक जो है ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा कटेगी, जो सुनने वाला है उसको समझ ही नहीं आएगी कि वो जो बोलने वाला बंदा है वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले सेंसिटिव है। उसका जो डिज़ाइन में हम एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है कि हमें देखना पड़ता है, हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि किसी भी रीज़न से वॉइस की ट्रैफिक में जो डिले है वो 100 टू 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा ना हो। उसके बाद नंबर 4 वी हैव लैन रिस्पॉन्स टाइम शुड जनरली बी 2 मिली सेकेंड। तो लैन का जो रिस्पॉन्स टाइम है, क्योंकि वो एक ही स्विच नेटवर्क में होता है, सो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इन अ सेम बिल्डिंग, तो वो 2 मिली सेकेंड या उससे कम होना चाहिए। नंबर 5, no segment have more than one CRC error per million bytes of data, and उसके बाद on the Ethernet segment less than 0.1% of packets are collisions। कोलिजन्स इसलिए कम क्योंकि आजकल हम अपने नेटवर्क में स्विचेस यूज करते हैं, हब्स नहीं यूज करते, और स्विचेस में फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, यानी कि डेटा सेंडिंग एंड डेटा रिसीविंग सेम टाइम पर हो रही होती है, इसलिए कोलिजन्स जो है वो बिल्कुल नहीं होते। उसकी ऑल्सो एक और रीज़न है कि स्विच नेटवर्क जो है वो एसिक्स यूज़ करते हैं, उनके स्विच के अंदर जो सर्किट्स बने होते हैं वो सेपरेट होते हैं हर पोर्ट के लिए, तो इसलिए उसमें कोलिजन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। Next we have no segment should have more than 20% multicast or broadcast। अगेन अगर हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल नहीं होगी, मल्टीकास्ट कंट्रोल नहीं होगी, तो हमारा अपना डेटा जो उस नेटवर्क में पास हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। नंबर 8, द नेटवर्क डिवाइसेस आर नॉट ओवर यूटिलाइज्ड। 5 मिनट CPU यूटिलाइजेशन अंडर 75%। तो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, 5 मिनट का जो CPU यूटिलाइजेशन है वो अंडर 75% होना चाहिए। उसके बाद के पॉइंट्स अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। द नंबर ऑफ आउटपुट क्यू ड्रॉप्स हैज नॉट एक्सीडेड more than about 100 in an hour। The number of input queue drops has not exceeded more than about 50 in an hour। The number of buffer misses has not exceeded more than about 25 in an hour। And the number of ignored packets has not exceeded more than about 10 in an hour। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये जो डेटा है ये हमने गैदर कैसे करना है किसी भी डिवाइस से। तो मैंने एक GNS3 में एक टोपोलॉजी बनाई, जस्ट कनेक्टेड टू रूटर्स, उनको मैंने दो फास्ट ईथरनेट 0/0 के लिंक से कनेक्ट किया। तो गैदर करते हैं हम ये डेटा, देखते हैं कि ये डेटा जो है वो कैसे गैदर किया जाता है डिवाइसेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 का एड्रेस है 10.1.1.1, और इसी तरह R2 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, so इसका एड्रेस है 10.1.1.2। so let's look at this interface, show interface fast ethernet 0/0। तो ये वो कमांड है जिससे हम अपना डेटा, बहुत सारा डेटा जो हम इस चेकलिस्ट में गो थ्रू किया वो हम गैदर करेंगे। ये हमें बताएगा कि भी इंटरफेस जो है वो उसकी बैंडविड्थ क्या सेट हुई है, उसका
क्यूइंग मैकेनिज्म क्या है, उसकी इनपुट क्यू, हाउ इज इट लुकिंग एट द मोमेंट। अभी तक तो कोई ड्रॉप्स नहीं है क्योंकि ये GNS3 में है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई रियल नेटवर्क नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए अभी इसमें कुछ ड्रॉप्स नहीं है। क्यूइंग स्ट्रेटजी जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, आउटपुट क्यूज, फिर पैकेट इनपुट्स, ब्रॉडकास्ट, इनपुट एरर्स, CRCs, इनपुट पैकेट्स, आउटपुट पैकेट्स, कोलिजन्स, लेट कोलिजन्स। सो अगेन बहुत सारा डेटा हमें यहाँ से मिल सकता है। सो एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि लेट्स डू, अभी इस वक्त आप देखें कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट पैकेट्स हैं वो 20 एंड 116 है। तो लेट्स डू पिंग 10.1.1.2, साइज इसका जो MTU है वो थोड़ा बड़ा करते हैं 1500, पिंग को रिपीट करते हैं अबाउट 1000 टाइम। पहला पैकेट 8 में, उसके बाद पिंग सक्सेसफुल। So let's look at our results. Interface fast Ethernet 0/0। अभी अगर आप देखें तो पिंग को मैंने जो है वो मिड में ही ख़त्म कर दिया था। मैंने पूरे 1000 पैकेट जो है वो 1000 पिंग्स नहीं की। मैंने उसके जो है वो 446 पैकेट्स के बाद उसे ख़त्म कर दिया। तो अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ये कह रहा है कि इनपुट्स 467 पैकेट, आउटपुट 574 पैकेट्स। सो अगेन जब आपका लाइव नेटवर्क होगा, इसमें से डेटा लाइव पास हो रहा होगा, तो ये रियल टाइम नंबरिंग जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद एक चीज़ मैंने अपने इस लेक्चर में ऐड की है जो कि है कैलकुलेटिंग बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। नोटिस करें कि मैंने ऊपर राइट में लिखा है कि बोनस स्लाइड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम अभी बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट पर, हम एक पूरी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करेंगे वैन साइड पे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग में जब वैन लिंक की बैंडविड्थ कैलकुलेट की जाती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम पूरी एक बैंडविड्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बट ये कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ CCDA के एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ये उसकी बुक में मेंशन नहीं है, ये एग्ज़ाम में आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ नेटवर्क डिज़ाइनर आप जब बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हो तो आपको इन स्टेप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वैन की जो है वो बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हो। तो लेट्स लुक एट दिस कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। सो तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू is determine the number of and type of transactions per hour on the busiest hour of the day. Transaction can be anything sending or receiving. अब सबसे पहले हमने ये गैदर किया कि भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सबसे बिजिएस्ट आवर कौन सा है, कौन से आवर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पास अराउंड हो रही होती है। फिर उस बिजिएस्ट आवर को देख के जब हमने उसकी ट्रैफिक को एनालाइज किया, रिमेंबर जब हम प्लान फेज में थे तो भी हमने ट्रैफिक एनालाइज किया था, हमने देखा था कौन कौन से डिफरेंट एप्लीकेशन की ट्रैफिक जो है वो पास हो रही है उस लिंक से, किसी भी पर्टिकुलर लिंक से। और फिर हमने ये भी देखा था कि उस एप्लीकेशन की ट्रैफिक में कितना लोड है, कितनी कंजेशन है, कितने बाइट्स पास हो रहे हैं। ये सारा डेटा हम जब गैदर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बिजिएस्ट आवर कौन सा है, उसमें कौन कौन सी ट्रैफिक पास हो रही है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम नेटवर्क में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसकी बैंडविड्थ, उसका जो बिजिएस्ट आवर है उसमें दे रिसीव 35 emails. So 35 emails, EIVED, सॉरी ये आई के दो जो हैं वो बन गए। सो 35 emails जो हैं वो रिसीव की उन्होंने, और 200 वेब पेजेस को सर्व किया। मतलब कि हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक वेब सर्वर है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसकी
कुछ जो भी एप्लीकेशन है उस वेब सर्वर जो होस्ट कर रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर आवर में हमने 200 वेब पेजेस जो है वो सर्व किए। तो ये हमारे पास एक डेटा गैदर हो गया उस बिजिएस्ट आवर का फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन दैट आवर 200 प्लस 35 प्लस 235 ट्रांजैक्शंस उस बिजिएस्ट आवर में हुई हमारे पास। सेकंड, हम ये देखेंगे कि डिटरमिन द एवरेज नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड पर ट्रांजैक्शन फॉर एवरी टाइप इन ईच डायरेक्शन। डोंट फॉरगेट अबाउट द ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब कि जब भी किसी एप्लीकेशन से डेटा निकलता है तो वो एप्लीकेशन लेयर जो है वो नंबर 7 पर है, तो उस डेटा को पास करना होता है फ्रॉम लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। तो जब भी वो सब लेयर से पास होता है तो हर लेयर का डेटा उस पर जाता है, तो वो सब कुछ जो है वो ओवरहेड्स में इंक्लूड होता है। तो हमने ऊपर दो टाइप की एप्लीकेशन की बात की, ईमेल्स की ट्रैफिक की बात की और वेब ट्रैफिक की बात की। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो है SMTP, जो कि ईमेल को देखता है, ईमेल की ट्रैफिक की लुक आफ्टर करता है, और दूसरा जो है वो HTTP जो कि वेब ब्राउजिंग रिलेटेड प्रोटोकॉल है। इंक चेंज करना है यार, बड़े टाइम से हमने इंक नहीं चेंज की। लेट्स चूज ब्लू। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेट्स लुक एट SMTP ट्रैफिक। सो SMTP, लेट्स से कि SMTP जो कि ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, तो लेट्स लुक एट वन ईमेल। लेट्स से कि हमारी जो एक ईमेल है वो है 20 किलोबाइट की। सबसे पहले तो हमने 20 किलोबाइट को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला है इसका 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। So 20 kilobyte is equal to 20 multiplied by 1024, and that will give us 20,480 bytes. ये तो हो गया हमारे पास सिर्फ डेटा। अब ये जो डेटा है इसमें हमने क्योंकि बोला कि ओवरहेड्स भी ऐड करने हैं, तो SMTP अपने डेटा में जो भी जितना भी उसका डेटा होगा उसका 10% ऑफ डेटा प्लस 250 बाइट्स का ओवरहेड जो है वो इंक्लूड करता है। तो टोटल जो इंक्लूडिंग ओवरहेड हमारे पास इन द एंड जो हमारे पास ट्रैफिक आएगी वो होगी 22,778 बाइट्स। अब क्योंकि ये ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो ये होगी हमारे पास इनकमिंग ट्रैफिक, तो ये है ट्रैफिक इन। अब TCP IP में एक रूल है कि जब भी हम ट्रैफिक भेजते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, तो हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो आउटगोइंग ट्रैफिक भी जाएगी फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट। इसी ट्रैफिक की एक्नॉलेजमेंट के लिए उसका डेटा कैसे होगा कि जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइट्स होंगे इन में, इनकमिंग ट्रैफिक में, उसका 5%। सो 5% ऑफ रिसीव्ड डेटा प्लस 250 बाइट्स, ये हमें देगा टोटल डेटा ऑफ 1389 बाइट्स। तो ये है हमारे पास डेटा आउटगोइंग में। तो हमने गैदर किया कि इनकमिंग डेटा जो है वो 22,778 है और बाइट है, और जो आउटगोइंग है वो है 1389 बाइट्स। अब ये सिर्फ हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की वैल्यूज हैं, एक ईमेल की ट्रांजैक्शन की वैल्यूज हैं। उसी तरह लेट्स लुक एट HTTP, जो दूसरा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, वेब सर्विंग के लिए शुड से। सो HTTP, लेट्स से कि HTTP का जो एक पेज है वो है 50 किलोबाइट का। थोड़ा हैवी है ना, उसमें इमेजेस भी हैं कुछ थोड़े बहुत जो है वो बैकग्राउंड कलर्स एंड ऑल दैट।
अब सबसे पहले हम 50 किलोबाइट को क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला इज अगेन सेम, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो 50 किलोबाइट के लिए 50 मल्टीप्लाई बाय 1024 एंड दैट विल गिव अस 51,200 बाइट्स। अब इसका इंक्लूडिंग इट्स ओवरहेड, तो 10% ऑफ दैट 51,200 plus 250 bytes, and that will give us in total including overhead 56,570 bytes. This is our outgoing data. आउटगोइंग इसलिए क्योंकि वेब सर्विंग हो रही है, तो ये ट्रैफिक हमारे पास से जा रही है दूसरे एम्प्लॉयज की तरफ जो कि इस डेटा को रिक्वायर्ड कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो वो होगी इसी टोटल डेटा का 5%। so 5% ऑफ 56,570, so 5% of 56,570 bytes plus 250 bytes including its overheads। जो एक्नॉलेजमेंट के लिए भी जो ओवरहेड हम यूज करेंगे वो भी इंक्लूड करके, तो ये टोटल देगा हमें 3079 बाइट्स, और ये है इनकमिंग। जो कि तो ये हमने डेटा गैदर कर लिया कि हमारे पास जो एक ईमेल की ट्रैफिक होगी इन कमिंग में, क्योंकि ईमेल रिसीव हो रही हैं, वो होंगी 22,778 बाइट्स, और उसके एक्नॉलेजमेंट में हम जो डेटा भेज रहे हैं वो है 1389 बाइट्स। इसी तरह जो वेब ब्राउजिंग के लिए, वेब सर्विंग के लिए जो कंपनी के एम्प्लॉयज सर्वर से वेब ट्रैफिक मांग रहे हैं, वो है आउटगोइंग में 56,570 बाइट्स, और उसकी एक्नॉलेजमेंट में आ रही है जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो है 3079 बाइट्स। तो ये डेटा हमारे पास गैदर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 3 पर, multiply the number of transactions for every type by the average of that type. Add the total for each transaction type to get the total incoming and outgoing number of bytes per hour. I know difficult है, but don't worry, we'll make it easier. Let's choose another color. Color भी change करते रहना यार, बिल्कुल बोरिंग तो नहीं करना ना। तो सबसे पहले हमें दो चीजें हमारे पास एक है ईमेल की ट्रैफिक, जिसके लिए हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे थे, SMTP। सो SMTP की जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है सिर्फ SMTP की उस आवर में, वो है 35। सबसे पहले तो बताऊं कि आपको इस स्टेप में हमने करना क्या है। इस स्टेप में हमने टोटल ट्रैफिक कैलकुलेट करनी है। टोटल ट्रैफिक इन कितनी हो रही है, उस इन में जो है हमारे पास ईमेल की ट्रैफिक कितनी इन हो रही है, और वेब की जो है ट्रैफिक वो कितनी इन हो रही है, और फिर हमें टोटल ट्रैफिक आउट कितनी हो रही है इंक्लूडिंग वेब एंड ईमेल, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि हमारे पास टोटल ईमेल्स 35 थी, इसलिए हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास पिछली स्लाइड में एक ईमेल का रिजल्ट कितना आया था इनकमिंग के लिए, 22,778। तो 35 ईमेल्स के कैलकुलेट करने के लिए हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22,778 से, and that's equal to 797,230. That's in for the email incoming। और उसके बाद जो आउटगोइंग होगी एक्नॉलेजमेंट के लिए 35 मल्टीप्लाई बाय, अब एक एक्नॉलेजमेंट के लिए कितनी यूज हुई थी, 1389 बाइट्स। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1389 बाइट्स,
and that's equal to 48615. ये है आउटगोइंग, ये सिर्फ ईमेल की ट्रैफिक है। उसके बाद हमारे पास है HTTP। सो वेब सर्विंग के लिए जो ट्रैफिक आ रही है वो टोटल हमारे पास वेब की ट्रांजैक्शन कितनी थी 200 मल्टीप्लाई बाय एक वेब की ट्रांजैक्शन में इन कितनी थी 3079। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 3079 बाइट, दैट्स इक्वल टू 615800। दैट्स इन। और इसी तरह आउटगोइंग, सो टोटल नंबर ऑफ वेब ट्रैफिक 200 मल्टीप्लाई बाय आउट, एक ट्रांजैक्शन की कितनी हुई थी हमारे पास 56570। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 56570, that's equal to 11314000 bytes, and this is out। अब हमने टोटल ट्रांजैक्शन की इन एंड आउट तो निकाल रही सेपरेटली फॉर ईच डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक, लेकिन हमारा जो इस स्टेप में अल्टीमेट गोल था, हमें टोटल ट्रांजैक्शन चाहिए इन की और टोटल ट्रैफिक चाहिए आउट की। तो टोटल ट्रैफिक इन की लेने के लिए हमें जो ईमेल की इनकमिंग ट्रैफिक है और वेब की इनकमिंग ट्रैफिक, इसको आपस में जो है वो ऐड करना होगा। और इसी तरह जो आउट के लिए हमें ईमेल की आउटगोइंग ट्रैफिक और वेब सर्विंग की आउटगोइंग ट्रैफिक को ऐड करना होगा। सो लेट्स डू दैट। टोटल, नीचे जगह नहीं बची इसलिए ऊपर करते हैं। टोटल हमारे पास जो इनकमिंग है वो लेने के लिए हम ऐड करेंगे ईमेल की इनकमिंग जो कि है 797230 प्लस वेब की इनकमिंग 615800, and that will give us a total incoming traffic of 141330 bytes। और इसी तरह टोटल आउटगोइंग, उसमें हम दोनों की जो है आउट की ट्रैफिक जो है ऐड करेंगे तो वो होगी 48615 प्लस 11314000, and that will give us a total of 11362615 bytes। तो हमने टोटल कैलकुलेट की कि टोटल इनकमिंग ट्रैफिक और टोटल आउटगोइंग ट्रैफिक हमारे पास कितनी है। देखा मैंने कितनी जो है कॉम्प्लेक्स एडिशन जो है वो ऐसे ज़बानी कर ली वैसे मजाक कर रहा हूँ। मैंने असल में ये साइड में सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी पहले से ही लेक्चर के, तो इसलिए ये बहुत इजीली हो रही थी। बट आप जब इस पूरी एग्जांपल से गो थ्रू करें, आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ देखें नहीं, आप इस सारे को ऐड करके देखें कि कैसे जो है वो रिजल्ट्स मैच होते हैं। इसके बाद अगर हमने पर सेकंड कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंट इंक चूज करते हैं। देखना मैं जो है ना वो बार बार इंक का कलर चेंज करता रहूँगा, थोड़ा रंग बिरंगा भी बनाए ना, आपको इतना बोर भी तो नहीं करना। आपके सर कैलकुलेशन कर कर ही मार दिया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड देखने के लिए नंबर 4 स्टेप, डिटरमिन द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन per second by adding up the number of transaction of each type and divide by 3600। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है add
number of transactions of each type divided by 3600। तो हमारे जो बिजिएस्ट आवर में टोटल ट्रांजैक्शन कितनी थी? कम ऑन, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा टोटल ट्रांजैक्शन थी 235। सो 235 divided by 3600 and that will give us 0.065 transactions per second. Next step, number 5 पे determine the average transaction size by taking the maximum of total in and total out and dividing it by the number of transactions per hour. इस स्टेप में हमने एवरेज ट्रांजैक्शन का साइज जो है वो डिटरमिन करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है मैक्सिमम ऑफ टोटल इनकमिंग ट्रैफिक एंड आउटगोइंग। इनमें से जो भी ट्रैफिक जो है वो ज्यादा होगी, वो इन दोनों ट्रैफिक को देखना है कि इनकमिंग ज्यादा आ रही है कि आउटगोइंग ज्यादा जा रही है। तो इनका जो भी बड़ा डिजिट होगा, जो भी ज्यादा ट्रैफिक होगी, उसको लेकर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, जो कि कितनी है टोटल हमारे पास? कम ऑन, अभी तक तो खैर आपको पता होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पता तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करें और दोबारा से शुरू करें और फिर देखें कि आपको यहाँ तक इन चीज़ों का पता चलता है कि नहीं चलता। तो मैक्सिमम ऑफ टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब मैक्सिमम क्या है? लेट्स लुक एट द रिजल्ट एट द बैक। हमारे पास इनकमिंग की जो टोटल ट्रैफिक है वो ये है और आउटगोइंग की जो टोटल ट्रैफिक है वो है ये। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 11362615 या 1413030? डेफिनेटली जो हमारे पास बड़ा डिजिट है वो ये है। तो हम इस डिजिट को लेंगे। सो वो है हमारे पास 11362615, 362615 divided by total number of transaction 235, and that will give us the result of 48,351 बाइट्स। ये जो है एवरेज ट्रांजैक्शन का साइज है। तो हमें पता चल गया कि भी एवरेज ट्रांजैक्शन का जो साइज है वो है 48,351 बाइट्स। उसके बाद है हमारे पास नंबर 6 में डिवाइड द रिजल्ट्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बाय 3600 to get bytes per second and then multiply by 8 and divide by 1000 to get the kilobit per second. This is the minimum bandwidth you need to transfer all your data. तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमें जो मिनिमम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है अपने वैन लिंक के लिए, वो हमें इस स्टेप में मिलेगी। तो अब इसी स्टेप में जो हमने फार्मूला मेंशन किया उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि जो डेटा है इनकमिंग या आउटगोइंग, जो टोटल डेटा है उसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3600 से, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और फिर हम उसका जो रिजल्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से टू गेट अवर मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अब लेट्स से
कि जो इनकमिंग ट्रैफिक है, पहले सबसे इनकमिंग पर यही फार्मूला हम ऐड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो टोटल इनकमिंग ट्रैफिक हमारे पास कितनी थी? सो लेट्स लुक एट हियर, 1413030 1413030 divided by 3600 multiply by 8 and then divide by 1000. So इसके लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू कि मैं कैलकुलेटर जो है वो निकालता हूँ और आपके सामने ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 1413030 डिवाइडेड बाय 3600, ये आता है 392.508 multiply by 8 and then divide this by 1000। तो ये हमारे पास आया 3.1। तो हमारी जो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि हमारे पास इनकमिंग जो है वो किलो बिट्स में जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 3.14 किलो बिट्स पर सेकंड की। तो हमारा हम जो भी वैन लिंक प्रोवाइड करेंगे अगर वो इस चीज को मीट करता है, दैट मीन्स कि जितनी भी हमारे पास इनकमिंग ट्रैफिक है उस बिजिएस्ट टावर में वो सारी मीट हो जाएगी। इसी तरह से हम आउटगोइंग को देखते हैं कि आउटगोइंग में कितनी रिक्वायरमेंट निकलती है हमारे पास। सो आउटगोइंग के लिए, सॉरी, आउटगोइंग के लिए हमारे पास टोटल आउटगोइंग ट्रैफिक कितनी थी? 11362615 11362615 divided by 3600 multiply by 8 and divide the result by 1000. So let's get the calculator and see कि क्या रिजल्ट आता है। तो 11362615 divided by 3600 multiply by 8 and divide by 1000, 25.25। तो ये आया हमारे पास इक्वल्स 25.25 किलोबिट पर सेकेंड। अब इसमें सबसे जो हमारे पास जो ज्यादा बैंडविड्थ है वो किसकी है? ये 25.25, वो बड़ी है 3.14 किलोबिट पर सेकेंड से। अब ये हमें डिटरमिन करेगा कि हमारा जो वैन लिंक होगा उसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। सो जो लीज लाइन ऑफ 56 किलोबिट पर सेकेंड और 128 किलोबिट पर सेकेंड, ये दोनों लीज लाइन हमारी वैन की रिक्वायरमेंट में, हमारी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी, क्योंकि ये दोनों लीज लाइन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। रिक्वायर्ड जो हमारे पास मैक्सिमम है वो है 25.25 किलोबिट पर सेकेंड और जो लीज लाइन है वो है 56 किलोबिट पर सेकेंड और 128 किलोबिट पर सेकेंड। अगर हम 128 लेते हैं तो अगेन मतलब कंजेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगेन हमने ये डाटा कंसिडर किया बिजिएस्ट टावर के लिए, तो दैट मीन्स के बाकी जो बिजनेस का टाइम होगा उसमें तो वो वैसे ही जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। तो इस सारी कैलकुलेशन से हमने ये देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी और हम उसके लिए लीज लाइन कौन सी चूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर। इसके साथ कुछ थोड़े से और स्टेप्स ऐड करूं मैं कि अगर ये हमने नंबर 7 पर मैंने वही दिया कि भाई अगर मिनिमम 56 किलोबिट पर सेकंड लीज लाइन और 128 किलोबिट पर सेकंड फ्रैक्शनल T1 सर्विस
will cover the minimum bandwidth requirement. तो ये हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आ गया। उसके बाद नंबर 8 पे मल्टीप्लाइंग द लाइन स्पीड बाय 1000 and divide by 8 to get the number of bytes per second. Divide the result by average transaction size to get the number of transaction the line complete per second. अब हमने ये जो दो ऊपर लाइंस स्पीड सजेस्ट की हैं रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए 56 किलोबिट पर सेकंड और 128 किलोबिट पर सेकंड, इन दोनों लाइनों को देखते हुए अगर हमने ये देखना हो कि इन दोनों लाइनों को यूज करते हुए हमारे पास जो पर सेकंड कितनी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट्स लुक एट दैट। द फॉर्मूला इज मल्टीप्लाई द लाइन स्पीड बाय 1000। सो लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन स्पीड अगर हम लें 56 multiply by 1000 and divide by 8, that's equal to 7000. उसके बाद what we have is divide the result by average transaction size. तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास 7000, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रांजैक्शन साइज के साथ। अब एवरेज ट्रांजैक्शन साइज कहाँ है? कम ऑन, रिमेंबर इट, सोना नहीं है अभी। हमने ये नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में जो है एवरेज ट्रांजैक्शन साइज निकाला था, जो कि निकला था 48,351। तो वी विल डिवाइड 7000 बाय 48,351 and that will give us 0.14 completed transactions per second. इसी तरह हम दूसरी लाइन की कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम 128 किलोबिट पर सेकंड की फ्रैक्शनल T1 सर्विस की तरफ जाते हैं, तो ये देखने के लिए कि पर सेकंड हमारे पास कितनी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन आएंगी, तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास ये जो लाइन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 128 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 8 and that gives us 16,000. अब 16,000 जो टोटल रिजल्ट हमारे पास आया है उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रांजैक्शन साइज, जो कि हमने कहाँ निकाला था स्टेप नंबर 5 में, 48,351 and that will give us 0.33 completed transactions per second. तो ऑब्वियसली ये क्योंकि ये ज़्यादा बैंडविड्थ है, ग्रेटर बैंडविड्थ है, इसलिए ये ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करेगी पर सेकंड में रादर देन 56 किलोबिट पर सेकंड लिंक है। उसके बाद आखिरी स्टेप, आई प्रॉमिस यू, इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। आखिरी स्टेप में हम ये देखेंगे कि इस पूरी ट्रांजैक्शन को व्हाट इज द एवरेज टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। So for that what we have to do is divide the number 1 by the difference between the number of completed transactions and the number of requested transactions per second. तो ये देखने के लिए कि एक पूरी ट्रांजैक्शन इन दोनों लिंक्स में, अगर हमारे पास 56 किलोबिट पर सेकंड का लिंक हो या 128 किलोबिट पर सेकंड का लिंक हो, इन दोनों सूरत में किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट्स लुक एट इट। तो हमारे सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन एंड द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन। सो क्योंकि हमने दो लिंक्स का देखना है, तो लेट्स से फॉर 56 किलोबिट पर सेकंड, उसके लिए द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन हमारे पास 56 किलोबिट पर सेकंड लिंक के लिए कितनी आई हैं, 0.14।
इसको हमने माइनस करना है नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। अब ये कहाँ है? इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे हमने रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन पर सेकंड डिटरमिन की थी। तो वो है 0.065 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। तो माइनस 0.065 transactions, and that will give us the result of 0.075। अब हमने ये जो रिजल्ट आया है, what it says here, divide the number 1 by this result। तो हमने अगला स्टेप हमारा होगा 1 divided by 0.075, and that will give us 13.3 seconds per transaction। तो अगर हम 56 किलोबिट पर सेकंड के लिंक की तरफ जाते हैं तो हम 13.3 सेकंड्स लेंगे एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए। एंड फॉर 128 किलोबिट पर सेकंड लिंक, इसके लिए हमारे पास कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन का कितना आया था रिजल्ट? 0.33 माइनस रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन पर सेकंड 0.065, that gives us 0.265। अब इसी रिजल्ट को हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.265, and that gives us 3.8 second per transaction। So we find out कि अगर हम 128 किलोबिट पर सेकंड के लिंक पे जाएंगे so that's much better, क्योंकि वो faster है, and the total number of time it will take to complete one transaction will be 3.8, roughly about 4 second। ये 4 सेकंड लेगा एक ट्रांजैक्शन को पूरे करते हुए, जबकि 56 किलोबिट पर सेकंड का लिंक रफली अबाउट 13 सेकेंड्स लेगा एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। तो ये सारा प्रोसेस बताने का मकसद सिर्फ आपको इतना था, समझाने का ये मकसद ये था कि आपको पता हो कि अगर वैन के जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है उसका प्रोसेस क्या है। ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस है। आई नो ये आपको 2 3 4 दफ़ा देखे बगैर समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे देखें, आप इसे राइट डाउन करें, आप इसे समझें, नहीं समझ आती दोबारा इसे गो थ्रू करें, फिर नहीं समझ आती फिर दोबारा गो थ्रू करें, एंड इवेंचुअली आई एम श्योर यू विल गेट देयर। और इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट आई थिंक CCDA के लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। मैंने ना सिर्फ आपको बैंडविड्थ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो बताई है, बल्कि मैंने उससे ऊपर भी आपको कुछ स्टेप्स मैं ज़्यादा ले गया हूँ। अगेन ये एज अ बोनस आपको बताया मैंने, ये CCDA की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट एज अ नेटवर्क डिज़ाइनर अगर आप इसे एज अ कैरियर परस्यू करेंगे तो ये रियल वर्ल्ड में बहुत काम की आने वाली चीज़ है। तो लेट्स लुक एट अवर 4 phases नाउ, जिन फेजेस पे हमने ये लेक्चर शुरू किया था एक्चुअल में। तो हमने लेक्चर 3 में क्योंकि 2 फेजेस कंप्लीट किए, प्रिपेयर और प्लान फेज, तो लेट्स लुक एट द अवर थर्ड फेज विच इज डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज में there are two approaches we can take. One is top to down approach and the second is bottom up approach. Now top down approach, ये approach means approach of OSI model। टॉप डाउन अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रिकमेंडेड अप्रोच है। उसकी वजह यह है कि व्हाट वी डू, हम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एप्लीकेशन कौन कौन से यूज हो रही हैं, कितनी हैवीली यूज हो रही हैं, कितनी क्रिटिकल एप्लीकेशन यूज हो रही हैं, उनकी जो ट्रैफिक है वो कितनी ज्यादा है नेटवर्क में, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, वो सारी एप्लीकेशन की ट्रैफिक जो है उसको देखते हुए वी मेक अवर वे डाउन टू लेयर 1। फिर हम उसे देखते हुए हम अपने ट्रांसपोर्ट
लेयर पे हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, टीसीपी, यूडीपी, फिर उसके नीचे हम नेटवर्क लेयर पे डिवाइसेस डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम कौन सा राउटर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी डिफरेंट और डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे। फिर उसी को देखते हुए हम डेटा लिंक पे स्विचेस डिसाइड करते हैं, और फिर फिजिकल लेयर पे हम केबलिंग वगैरह वो सब डिसाइड करते हैं कि भाई कितनी हैवी ट्रैफिक इस एप्लीकेशन की, क्रिटिकल ट्रैफिक कितनी, उसमें रिडंडेंसी होनी चाहिए, वो सब कुछ हम नीचे की लेयर्स में डिसाइड करते हैं। बट द बेस्ट अप्रोच टू टेक इज टॉप डाउन अप्रोच, help provide a design that will incorporate current requirement and future development. The only इसकी जो सबसे ज़्यादा डाउन साइड है वो ये है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगेन आपको ये सारे पीपी डी आई ओ के फेज से गुजरना पड़ता है, आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर आपको हर एक एस्पेक्ट जो है उसको देखना पड़ता है कि उसे डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। उसके बाद जो बॉटम अप अप्रोच है वो ज़्यादातर यूज़ होती है क्विक सॉल्यूशंस के लिए। लाइक यू नो आपने एक एक कंपनी में जो है वो ऑलरेडी नेटवर्क डिज़ाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लेट्स से उस कंपनी ने जो है वो वायरलेस अपने नेटवर्क में इनकॉर्पोरेट करना है, तो उस क्विक सॉल्यूशन के लिए शायद हम बॉटम अप अप्रोच लें कि भाई नेटवर्क इंजीनियर के यार व्हाट ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट लेके आओ, ये प्लान स्विचेस लेके आओ, पावर ओवर ईथरनेट सपोर्ट करने वाले, ये हमें वायरलेस लैन कंट्रोलर चाहिए, ये चीज़ वहाँ लगाओ, प्लग इन करो, एंड देयर वी गो। क्विक क्विक सॉल्यूशन, आप बहुत जल्दी इसे उस चीज़ को मुकम्मल कर पाएँ, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर पाएँ। बट उसका मिसयूज़ के ऑफन मिसेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ये अक्सर मिस कर सकते हैं आपके व्हेन आप जब आप क्विक सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे, सो यू नॉट थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सिर्फ उस सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो कि भी उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप जल्दी से जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करके बस कहोगे कि मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम टू डिफरेंट नेटवर्क्स जो है उस पे देखते हैं कि हम जब डिज़ाइन फाइनल करते हैं तो हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स पे बात करते हैं जो कि हैं पायलट्स एंड प्रोटोटाइप्स। सबसे पहले प्रोटोटाइप्स देखते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप, जब आप एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हो तो नेटवर्क डिज़ाइनिंग के बाद देयर इज अ फेज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि आप जो भी सॉल्यूशन कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर को यकीन भी तो होना चाहिए कि यार ये सॉल्यूशन काम भी करेगा कि या नहीं। आप ऐसा नहीं है कि कस्टमर पैसे लगा रहा है, मनी स्पेंड कर रहा है, एंड देन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया है तो वो उनमें से कुछ भी चीज़ जो है वो काम ही नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत से डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनके पास लैब्स होती हैं, तो वो उस पूरे कॉन्सेप्ट को या उसके छोटे से सबसेट को, उसका जो क्रिटिकल पार्ट होता है उसको उस लैब में सिमुलेट करते हैं, उस लैब में उसको डिज़ाइन करके देखते हैं कि क्या जो हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो हमने डिज़ाइन तैयार किया, क्या वो काम भी करेगा। अगर काम करेगा, क्या उसमें कितनी कंजेशन रहेगी, कितना उसमें जो है वो नेटवर्क की ट्रैफिक जो है वो कैसे फ्लो करेगी। दो कि हम रियल नेटवर्क ट्रैफिक को उस लैब में नहीं दे सकते क्योंकि वो नेटवर्क ट्रैफिक तो ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा या उस नेटवर्क डिज़ाइन में ही कोई फ्लॉ है। अगर वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लैब में अप्रूव नहीं होता, फिर अगेन उसे एज अ डिज़ाइन लेवल पर देखा जाता है कि भाई इसमें एज अ डिज़ाइन किस चीज़ की कमी रह गई है। उसके बाद है पायलट लेवल नेटवर्क। तो पायलट नेटवर्क में क्या होता है कि लाइव नेटवर्क की टेस्टिंग होती है। आपने कुछ साइट्स जो हैं उनकी क्रिटिकल साइट्स, उन पे जो अपना डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड देन डिस्कवर रियल नेटवर्क इशू। आप हो सकता है आपने इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखा, ओ यार ये हमने जो 20 साइट्स का नेटवर्क डिज़ाइन किया उसमें से हमने दो साइट्स जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है लेकिन थोड़ी क्रिटिकल हैं, तो उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया, थोड़ा मिस कर दिया है। तो उन पे ज़रा ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। जब लाइव नेटवर्क की ट्रैफ़िक आपके जो है उससे गुज़रेगी, आपके डिज़ाइन से, नेटवर्क डिवाइसेज़ से गुज़रेगी, तो पता चलेगा कि अच्छा कंजेशन तो नहीं हो रही, कहीं जो हमने लिंक दिए हैं कंपनी को, वैन सॉल्यूशंस दिए हैं, लैन सॉल्यूशंस दिए हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्या राइट लेवल ऑफ रिडंडेंसी दी है या नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें फिर हम पायलट नेटवर्क में देखते हैं। फिर हम डिज़ाइन फेज़ में एक और काम करते हैं कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं।
अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना और डिटेल में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि जब भी आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसमें एज़ मैनी इन्फॉर्मेशन एज़ पॉसिबल उसमें डालते हैं। द रीज़न इज़ कि जब भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, तो कोई भी नेटवर्क इंजीनियर, कोई भी नेटवर्क डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करके उसे पता हो कि ओके यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट है, एंड ही कैन ईज़िली इन्वेस्टिगेट डिफरेंट स्टफ एंड डू हिज़ ओन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। अब अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैग करती हैं। उनके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बन तो जाते हैं लेकिन अपडेट नहीं होते। डिज़ाइन जो डायग्राम्स है, डिज़ाइन नेटवर्क डायग्राम्स, वो अपडेट नहीं होती हैं। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि डिज़ाइन नेटवर्क डायग्राम जो है वो 2-2 3-3 साल अपग्रेड नहीं होती हैं। इवन दो के मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 साइट्स नहीं ऐड हो चुकी हैं, लेकिन जो आप नेटवर्क डायग्राम देख रहे हो वो मतलब 2 साल पहले कभी बनाई गई थी, अपग्रेड की गई थी, उसमें वो साइट्स है ही नहीं है। तो ये बहुत सी डिफिकल्टीज इट कैन क्रिएट जब फिर आप नेटवर्क में कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी एज अ CCDA आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाओ तो आप अपना पूरी इंटेंशन इस चीज़ पे दो कि आपने एक छोटी से छोटी डिटेल को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। नॉर्मली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि मैंने एक छोटा सा सैंपल उसका फ्रंट पेज का फ्रॉम सिस्को लिया है। उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जो कंपनी का नेटवर्क का उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, आपने जो नेटवर्क ऑडिट किया उसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, नेटवर्क की हेल्थ की एनालिसिस क्या है, रिकमेंडेड चेंजेस जो आप चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क में होनी चाहिए वो आप क्या रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो है वो डिज़ाइन के हवाले से डिज़ाइन समरी, अगर आप उसमें जो डिज़ाइन में कोई चेंज कर रहे हो, आप अगर कोई प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो टोपोलॉजी डिज़ाइन, आप EIGRP का डिज़ाइन अगर आप EIGRP नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी का डिज़ाइन कैसा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, अगर हम हमने जो भी नेटवर्क डिज़ाइन किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के टेम्पलेट्स हर साइट के, उसके वैन कॉन्फ़िगरेशन के टेम्पलेट्स, उसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, अगेन जो हमने पायलट और प्रोटोटाइप की बात की थी और उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, वो सब भी आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में देने पड़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जो है वो हम सबसे इम्पोर्टेंट रोल बैक स्टेप्स जो है वो मेंशन करते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे कोई साइट हम अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही तो फिर उसे रोल बैक कैसे करना है। तो ये सारा कुछ हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं। एंड अगेन अगेन एज अ CCDA आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की वैल्यू का पता होना चाहिए कि एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसेट इन नेटवर्क डिज़ाइनिंग। तो इस जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएं तो इसको केयरफुली कंसिडरेशन दें, इसे केयरफुली बनाएं और केयरफुली देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसके बाद डिज़ाइन फेज़ के बाद हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। अगेन जो भी हमने डिज़ाइनिंग की, हमने बहुत सारा टाइम ले लिया प्रिपेयरिंग में, प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में। अब हमें मोस्ट ऑफ द स्टफ सब कुछ पता है कि भाई कौन सी डिवाइस कौन सी साइट में जा रही है, कौन सा iOS कौन सी डिवाइस में जा रहा है, कौन कौन से लिंक्स आ रहे हैं, कौन सी केबल कौन से अपलिंक में जा रही है। अगर फर्ज करो हमारे पास एक राउटर है, लेयर 3 राउटर है, उसके अंदर जो है वो 4 स्विच पोर्ट्स भी हैं, तो वो कौन सी पोर्ट में जा रही है, ये सब डिसीजंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो फील्ड इंजीनियर हैं वो साइट्स में जाके मेनली जो है वो लिंक्स लगाते हैं, डिवाइसेस लगाते हैं और मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन का काम वो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल हमें इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी टाइम कितना चाहिए उस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट होने में।
और फिर उसके रोल बैक स्टेप्स कहाँ हैं कि अगर एक साइट में इंजीनियर गया है और वो एक डिवाइस लगा रहा है और डिवाइस लगाने के बाद उसे पता चलता है यार ये तो डिवाइस काम ही नहीं कर रही है, इसका लिंक ही नहीं अप हो रहा, फिर उसे स्टेप्स कौन कौन से करने हैं ताकि वो साइट जिसमें वो डिवाइस लगा रहा है वो भी इफेक्ट ना हो, और उसकी जो डिवाइस है उसको भी वो देखना पड़ता है कि वो कैसे उसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्ट बैक करे टू पुट इट बैक टू नॉर्मल, ताकि उसे फिर दोबारा से कंसिडरेशन दी जा सके कि ये डिवाइस जो है ये क्यों नहीं काम कर रही, उसका जो जो भी प्रोटोकॉल है, चाहे हम बीजीपी यूज़ कर रहे हैं या ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी जो भी हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे दोबारा कंसिडरेशन देने के बाद फिर दोबारा फील्ड इंजीनियर जो है वो साइट पे जाता है और फिर इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंटिन्यू होती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद वी हैव ऑपरेट फेज। तो ऑपरेट फेज में मोस्टली जो है नेटवर्क मैनेजमेंट होती है, जो कि हमारे डिफरेंट कंपनीज में जो है वो सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, जो बहुत सी मुख्तलिफ डिवाइसेस को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग और नेटवर्क मैनेजमेंट ये दोनों ऑपरेट फेज में होते हैं। अगर किसी डिवाइस को कोई अपग्रेड चाहिए इन द मीन टाइम तो वो भी ऑपरेट फेज में देखा जाता है। बहुत सी मेंटेनेंस वर्क जो है, किसी डिवाइस की रैम अपग्रेड करनी है, किसी डिवाइस का जो है वो सीपीयू काम नहीं कर रहा, तो उसको उसकी जो मेंटेनेंस है वो देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ जो है ऑपरेट फेज में देखा जाता है। और उसके बाद लास्ट जो है वो है ऑप्टिमाइज फेज। और ऑप्टिमाइज फेज तक पहुंचने तक जो है हमारा मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। ऑप्टिमाइज फेज में सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजमेंट करते हैं। तो अगेन हमने ये टर्म्स पहले भी डिस्कस की थी, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस रिएक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर आपने हमारे मेरे जो है वो पहले लेक्चर सुने हो तो आपको पता होगा कि मैंने एम्फोसाइज किया था कि हमें अपने नेटवर्क में प्रोएक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट होती है जिसमें एक आपका जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो सारी डिवाइसेस आपके जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी यूज़ हो रही होती हैं उन सबको वो देख रहा होता है। तो कोई भी नेटवर्क डिवाइस डाउन जाती है, उसका जो सीपीयू हाई जाता है, मेमोरी हाई जाती है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, उसका जो लिंक की यूटिलाइजेशन हाई होती है, तो वो नेटवर्क इंजीनियर को रिमोटली इन्फॉर्म कर देता है और नेटवर्क इंजीनियर जो है उसको आगे इन्वेस्टिगेट करता है, उसे ट्रबल शूट करता है। तो रिएक्टिव मैनेजमेंट इज अगेन जब जहाँ पे साइट पे जो लोग मौजूद हैं वो आपको फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, साइट काम नहीं कर रही, एंड देन यू गो टू साइट एंड देन यू लुक एट द डिवाइस, इट कैन इज टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन टेक मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट। तो ये सारा ऑप्टिमाइज फेज में आता है। तो फिर ये भी हो सकता है कि कभी एक साइट डाउन हुई है और वो नई नई उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो साइट जो है उसका लिंक डाउन चला गया, वो अपने ही आ रहा, उसका बीजीपी सेशन अपने सर्विस प्रोवाइडर से डाउन चला गया, एंड देन यू फाइंड आउट ओ कि हमने कोई डिज़ाइन में तो मिस्टेक नहीं कर दी। आप उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आप उसे देख रहे हो कि ये लिंक क्यों अप नहीं जा रहा, आप एस्केलेट करते हो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। इन दी एंड आपको पता चलता है कि यार डिज़ाइन में ही कहीं फॉल्ट है, तो फिर आप दोबारा उससे प्रिपेयर फेज में जाते हो और फिर उसकी प्लानिंग करते हो, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट और फिर ऑप्टिमाइज। तो ये पूरा फेज जो है ये इसी तरह कंटिन्यू होता रहता है, चलता रहता है। आई थिंक हमारा ये लेक्चर भी जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में जो है वो अपने चारों फेजेस कंप्लीट करने थे, और वो जो बोनस टॉपिक पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मैं उसकी खैर इलादा से एक लेक्चर बना सकता था, पहले मैं वो इलादा ही बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो कैलकुलेशन होती है बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट की, ये सब मेनली जो है वो प्लान फेज और डिज़ाइन फेज इसके बीच ही होती है। तो लेट्स कीप इट इन द मिडल, ताकि आप जब पीपीडीआईओ के एक लाइफ साइकिल से गुजर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें उसके बीच में ही पता हो, बजाय इसके कि मैं आपको जो है वो सेपरेट से एक लेक्चर बनाऊँ और फिर वो चीज़ आपके माइंड में ना बैठे। तो होपफुली होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। आई वुड रिकमेंड कि इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, इसको लिखें, इसको नोट करें, इसकी कैलकुलेशन जितनी भी हमने इस लेक्चर में की है वो आप जो है वो खुद से करें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।